नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस क्लासेस में। हम एक बार फिर प्रस्तुत हैं अपने साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सर्वेक्षण के साथ, जिसको हमेशा की तरह हमने इस बार भी संवारा सजोया है उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो प्रशासनिक सेवाओं के प्रत्याशी होते हैं अखिल भारतीय परीक्षाओं के, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। हाल के दिनों में एक घटना जिसने थोड़ी चिंता को जन्म दिया है, वह अमेरिका द्वारा बहुत थोड़े समय की चेतावनी देकर चीन के वाणिज्य दूतावास को टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में बंद करने का है। अब जहां तक राजनयिक शिष्टाचार का प्रश्न है, किसी भी देश के वाणिज्य दूतावास को बंद करना या उसकी कार्यवाही को सीमित करना एक पारंपरिक राजनयिक का अंग है। जब कोई देश ये दर्शाना चाहता है कि कोई दूसरा देश जिसके साथ उसके साथ संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हों, सामान्य रहे हों, कोई ऐसा कदम उठाता है जो उसे पसंद नहीं आता, तो उसके राजनयिक व्यवहार को, आचरण को सीमित करने के लिए इस तरह का कदम उठाया जाता है। और यह भी जग जाहिर है कि वो दूसरा देश जिसके वाणिज्य दूतावास को बंद किया गया हो, वो जवाबी कार्यवाही में जिस देश ने पहल की हो उसके वाणिज्य दूतावास को बंद कर सकता है। अब चीन ने जब उस पर यह आरोप लगाया गया कि टेक्सास में, ह्यूस्टन में जो उसका वाणिज्य दूतावास था, उसमें जो गतिविधियां चल रही थी वो नाजायज थी, वो अमेरिका की बौद्धिक संपत्ति की तस्करी कर रहा था, अमेरिकी संवेदनशील विभागों की खुफिया जानकारियां हासिल करने का प्रयास यहां से कर रहा था। इस वाणिज्य दूतावास में शरण लिए या आने जाने वाले लोग ऐसे थे जो उसके गुप्तचर विभाग के सदस्य थे और अपने बारे में गलत जानकारी देते थे। जैसे ही चीन को यह चेतावनी दी गई 72 घंटे में उन्हें वाणिज्य दूतावास खाली करना है, तो उन्होंने अपने जो कागजात थे उनको जलाना शुरू किया और जो धुआं आकाश में उठा उससे लोगों को चिंता हुई कि कहीं आग तो नहीं लग रही है, और दमकल विभाग की कई जो गाड़ियां थी वो वहां पहुंच गई। जाहिर है उन्हें भीतर नहीं घुसने दिया गया और चीन ने जाहिर है ये कहा कि उस पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दबाव में कुछ भी करने को तैयार हैं और चीन का राक्षसीकरण करने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। जाहिर है कि चीन ने जवाब में कुछ तो करना था, तो उन्होंने जो अमेरिका का वाणिज्य दूतावास चेंगडू में था उसको भी बहुत कम समय की चेतावनी देकर बंद करने का आदेश दिया और अमेरिकियों को भी अपना वाणिज्य दूतावास खाली करना पड़ा। जो चेंगडू का वाणिज्य दूतावास था, जो कॉन्सुलेट थी, ये एक खिड़की माना जाता था सिंकियांग प्रांत में नजर रखने के लिए और उसके माध्यम से तिब्बत की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए। काफी बरसों से अमेरिका यह अनुरोध करता रहा है कि चीन उसे लासा में एक वाणिज्य दूतावास खोलने दे, मगर चीन ने इसका प्रतिरोध किया है। और एक बात और ध्यान में रखने लायक है कि चीन ने भी इसी तरह के आरोप अमेरिकी नागरिकों, अमेरिकी राजनयिकों पर लगाए जो इस वाणिज्य दूतावास का गलत उपयोग कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि न चीन के लिए न अमेरिका के लिए चेंगडू का वाणिज्य दूतावास या ह्यूस्टन का दूतावास सर्वाधिक महत्व के हैं। 6 वाणिज्य दूतावास दोनों देशों के एक दूसरे के कार्य अधिकार क्षेत्र में थे और आज भी हांगकांग में, कैंटोन में, शंघाई में अमेरिकी दूतावास काम कर रहे हैं और इसी तरह अनेक बड़े बड़े शहरों में, सैन फ्रांसिस्को आदि में चीन के वाणिज्य दूतावास काम कर रहे हैं। तो एक पक्ष तो यह है कि चीन और अमेरिका के जो राजनयिक संबंध हैं उनमें कोई खास रुकावट इस इकलौते वाणिज्य दूतावास के चीन में या अमेरिका में बंद किए जाने से नहीं आएगी। मगर जो बात स्पष्ट है कि अमेरिका कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे चीन को यह संकेत मिले कि थोड़ी नरमी उसके रुख में आ रही है और कहीं ना कहीं मुठभेड़ के तेवर जो अमेरिका के चीन के साथ हैं, जिसको वो अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी और उदीयमान महाशक्ति के रूप में शत्रु मानता है, उसमें कहीं कोई कसर अमेरिका नहीं रखता है। और आने वाले दिनों में इस घटनाक्रम से इन दो देशों के बीच तनाव में वृद्धि ही हो सकती है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव एक और क्षेत्र में भी, एक दूसरे रण क्षेत्र में भी निरंतर हाल के दिनों में बढ़ते रहे हैं। अमेरिकी जंगी जहाजों ने उड़ानें भरी हैं चीन की वायु सीमा के बहुत निकट, 100 किलोमीटर, 100 मील, आप जैसे भी नापना चाहें। मगर जब इतनी तेज गति से, लगभग ध्वनि की आवाज से तेज ये जंगी जहाज उड़ते हैं तो एक छोटी सी चूक आपको अंतर्राष्ट्रीय आकाश से किसी देश के, संप्रभु देश के आकाश के भीतर पहुंचा सकती है, और जिसे एक हरकत, नाजायज शत्रु की कार्यवाही माना जा सकता है, गलतफहमी हो सकती है।
उतावली में कोई आदमी गलत निर्णय ले सकता है और बिना सोचे एक युद्ध का विस्फोट हो सकता है जो सर्वनाशक साबित हो सकता है। मगर चीन ने इन विमानों का सामना करने का एक और तरीका अपनाया है। उसने अंतरिक्ष में एक रॉकेट का प्रक्षेप किया है और कहने को ये रॉकेट मार्स की खोज के लिए गया है, मगर इस रॉकेट के माध्यम से चीन ने अंतर्राष्ट्रीय जगत को यह भी प्रदर्शित कर दिया कि वह कितना सक्षम है अंतरिक्ष विज्ञान में। और इस अंतरिक्ष विज्ञान का एक और पहलू हाल के दिनों में जो समाचारों से पता चला है, जिसमें चीन और रूस दोनों ने अमेरिका को एक तरह से चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में आज उनके पास यह क्षमता है कि वह निचली कक्षा में घूमने वाले जो उपग्रह होते हैं उनका उपयोग एक हथियार के रूप में कर सकते हैं। ये सारी दुनिया में आज जो हमारा जनजीवन है वो इन उपग्रहों पर आधारित है। संपर्क के लिए इनका उपयोग होता है, मानचित्रों के लिए इनका उपयोग होता है, मौसम की भविष्यवाणियों के लिए इनका उपयोग होता है, और जितनी बड़ी शक्तियां हैं वो धरती पर नजर रखती हैं भौगोलिक सीमाओं के इर्द गिर्द अपने प्रतिद्वंदियों, अपने शत्रुओं के प्रति कि घटनाक्रम क्या हो रहा है। अब यदि कोई देश ये क्षमता प्राप्त कर लेता है कि वो अंतरिक्ष में इन शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए जो उपग्रह वर्षों से चल रहे हैं उनको नष्ट कर सकता है, तो धरती पर होने वाला सारा क्रियाकलाप एक तरह से, जिस तरह कंप्यूटर की साइबर हैकिंग से ध्वस्त हो सकता है, अंतरिक्ष में भी ध्वस्त किया जा सकता है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो ये क्षेत्र था उसको एक निरापद विसैन्यीकृत क्षेत्र समझा गया था, जहां कोई भी देश प्रतिद्वंदिता नहीं करेगा आणविक शस्त्रों के मामले में या ऐसा कचरा उत्पन्न करने में जिसका नुकसान पूरी पृथ्वी और मानव जाति को हो सकता है। मगर जब सोवियत संघ आगे था अंतरिक्ष की दौड़ में, तब अमेरिका के पास उसका मुकाबला करने के लिए उस तरह की टेक्नोलॉजी थी। भले वो शुरू में पिछड़ा था मगर बाद में बराबरी तक पहुंच गया था। मगर आज पुतिन ये जोरदार शब्दों में दावा करते हैं कि उनका रूस अमेरिका से इन आधुनिकतम शस्त्रों के मामले में जो अंतरिक्ष में इस्तेमाल किए जा सकते हैं कहीं आगे है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि आज उनके रूस की क्षमता यह है कि वो सागर में जल तल के नीचे विमान चालक रहित ड्रोन चला सकते हैं और हाइपर सोनिक स्पीड पर प्रक्षेपास्त्र उनके जंगी जहाजों से चल सकते हैं जिनकी संहार क्षमता असीमित है। तो ये जो घटनाक्रम है ये अमेरिका के लिए निश्चित रूप से और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का ही विषय हो सकता है, क्योंकि ये इस प्रतिद्वंदिता को एक ऐसे रण क्षेत्र में ले जा रहा है जो अब तक इस अंधी दौड़ से शस्त्रास्त्रों की मुक्त था, अर्थात अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में जो टेक्नोलॉजी का दोहरा उपयोग हो सकता है शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी और युद्ध के लिए भी, या परमाणुविक अस्त्रों को लेकर जो चिंताएं आज अंतर्राष्ट्रीय समाज में हैं, उनको रेखांकित करते वक्त इस वक्त एक बात अनायास याद आती है कि यह वर्ष 75वीं जयंती मना रहा है एक बहुत ही भयंकर त्रासदी की। आज से लगभग 75 वर्ष पहले अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर एटम बम गिराए थे और लाखों लोगों को जलाकर खाक कर दिया था एक पलक झपकते। और तब से अब तक एक आतंक का संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रयास निरंतर ये रहा है कि पारमाणविक निशस्त्रीकरण का काम आगे बढ़ सके। किंतु दुर्भाग्य से जब से डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है, उन्होंने इन सारे कदमों को निरस्त कर दिया है। ओबामा ने अपने शासनकाल में जिस तरह का संपर्क किया था रूस के साथ और स्टार्ट संधि को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की थी, उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। जिस तरह का परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग का प्रयोग उन्होंने ईरान के साथ करार किया था, उसको हाशिए से भी बाहर फेंक दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और वो कई बार उनके तर्क इतने कुतर्क होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने रूस के साथ इन वार्ताओं को इसलिए खारिज किया है कि इसमें चीन शामिल नहीं है। चीन उसमें कभी भी शामिल नहीं था, तो न उसने होना था। और एक चिंता का विषय यह है कि इस बीच अमेरिका ने अनदेखी की है पाकिस्तान के पास परमाणु अस्त्र पहुंचने की, और चीन की साजिश के कारण ये परमाणु अस्त्र पहुंच चुके हैं उत्तरी कोरिया में। तो सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं परमाणु शक्ति संपन्न, उनके अलावा जो ऐसे देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, उसमें शक किया जाता है उत्तरी कोरिया इसमें एक दुष्ट राज्य है जिसके पास परमाणु अस्त्र हैं, और इसके अलावा इजराइल इसका प्रयोग कर सकता है अपने बचाव के लिए, ईरान शायद इनको निकट भविष्य में हासिल कर ले। और चिंता का विषय ये है कि ये जो परमाणु अस्त्र हैं, इन पे पहुंच किन किन तत्वों की है। कहीं आतंकवादी तत्वों की तो नहीं, कहीं गृह युद्ध में जो लोग हैं उनमें से यदि कोई एक अचानक नेता बनता है तो क्या वो जिम्मेदार आचरण करेगा। तो ये सारी चिंता का जो विषय है, ये आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा और तनावों को बढ़ाएगा। जिस समय सारी दुनिया का ध्यान लगा हुआ था
अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंदिता पर दक्षिण चीनी सागर में इन दोनों के संघर्ष की संभावना का आकलन करते वक्त उस समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगभग अनदेखे चुपचाप उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे जो उनकी नज़र में रूस की सामरिक ज़रूरतों के लिए, उनके हितों के लिए कहीं अधिक संवेदनशील है। रूस के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा देश है बेलारूस, जो सोवियत साम्राज्य का हिस्सा था और सोवियत साम्राज्य के विलय के बाद भी सोवियत प्रभावित क्षेत्र में ही एक तरह से रहा था। और पुतिन जब राष्ट्रपति बने तो रूस का प्रभाव उस देश पर बना रहा और लोग समझते थे कि एक तरह से वह रूस का रक्षित राज्य, संरक्षित राज्य, प्रोटेक्टोरेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। पर हाल के दिनों में कुछ घटनाक्रम वहां का ऐसा हुआ है जिससे लग रहा है कि रूस और बेलारूस के बीच में तनाव बढ़ रहा है। वहां राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको 25 साल से निर्द्वंद एक छत्र शासन कर रहे हैं, एक तानाशाह की तरह, और तानाशाह की तरह अपनी ताकत को बरकरार रखने में उनको काफ़ी मदद मिली थी, पहले सोवियत संघ से और बाद में रूस से। मगर बेलारूस में आज उनका एक आरोप रूस पर यह है कि पुतिन हस्तक्षेप कर रहे हैं आगामी चुनावों में, जब वो एक बार फिर राष्ट्रपति पद बनने की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। तो ये कल्पना करना थोड़ा कठिन है कि रूस क्यों अपने एक संरक्षित राज्य को अस्थिर करने का प्रयास करेगा। और दूसरी बात जो सामने आई है वो फिर कम विचारोत्तेजक नहीं है कि अब तक वहां जनतंत्र का बिरवा छोटा सा भी नहीं पनपा था। तो वहां तानाशाही के कारण न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी बेलारूस में और न ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की। मगर इस बार चुनाव चर्चा जैसे ही शुरू हुई है, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते हुए बहुत सारे नागरिक राजधानी मिन्स्क की सड़कों और गलियों पर उतर आए हैं। जो उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे सेर्जेई, उसको तो उन्होंने जेल में डाल दिया, जो ब्लॉगर थे बड़े प्रसिद्ध। उनकी पत्नी स्वेतलाना ने अब ये जिम्मा संभाला है और वो काफ़ी जोखिम उठाकर अपने मित्रों के साथ, जो कुछ और उम्मीदवार थे जिनको भी जेल भेज दिया गया है, उनके साथ जो जुड़े लोग थे, उनको लेकर इन आंदोलनों का संचालन कर रही हैं। जुलाई के महीने के मध्य तक इन आंदोलनों में भाग लेने वालों की संख्या 15,000-16,000 थी, जो सुनने में छोटी लग सकती है, मगर बेलारूस को देखते हुए, वहाँ के राजनीतिक संस्कार को देखते हुए काफ़ी बड़ी ही मानी जानी चाहिए। मगर महीने के अंत तक ये चेतावनी देने के बावजूद कि इनके खिलाफ पानी की बौछार करने वाली तोपें चलाई गई और राष्ट्रपति ने ये धमकी भी दी कि यदि इससे भी वो नहीं रुके तो वो गोली चलाने का आदेश देने से हिचकिचाएंगे नहीं, मगर लोग बढ़ते गए हैं। और अभी महीने के अंत में जो प्रदर्शन राजधानी मिन्स्क में हुआ उसमें लगभग 70,000 लोगों ने भाग लिया। तो ऐसा नहीं लगता है कि इस बार चुनाव बहुत आसानी से राष्ट्रपति अलेक्जेंडर जीत पाएंगे, या तो वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये कहेंगे कि चुनाव भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होंगे, बाहरी हस्तक्षेप इनमें हो रहा है, उनको स्थगित कराने की पेशकश करेंगे, और या फिर एक बार चुनावों को निष्पक्ष निर्भय नहीं संपादित होने देंगे, इच्छानुसार अपना मतदान कराकर अपने को फिर से विजयी घोषित कर देंगे। मगर इन दोनों ही परिस्थितियों में सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर निश्चित रूप से होगी। भले ही उन्होंने एक तरह से आर्थिक मंदी के लगभग तबाही वाले कुप्रभावों से अपने देश को बचाया है, मगर इसमें काफी हद तक मदद रूस की रही है। मगर आज रूस के साथ तनावपूर्ण संबंध होने के बाद क्या वो इसका भरोसा भी अपने देशवासियों को दिला सकते हैं? और धीरे धीरे जो नई पीढ़ी बेलारूस की है, उनके मन में भी ये भावना जाग रही है कि अभिव्यक्ति की थोड़ी स्वतंत्रता उन्हें होनी चाहिए, नए सामाजिक माध्यम में उनकी हिस्सेदारी थोड़ी होनी चाहिए, और इसके जरिए जो उनका परिचय हो रहा है बाहर की दुनिया के साथ, थोड़ा बहुत जनतांत्रिक तत्व उनके यहाँ प्रवेश करने चाहिए। मगर हालांकि अभी जो उनके विरोधी हैं, उन्होंने अपने चुनाव की जो घोषणा पत्र अनौपचारिक घोषित किए हैं, उनमें कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको को अपदस्थ किया जाए और आने वाले चुनाव निर्भय और निष्पक्ष हों, बाद की बातें हम बाद में करेंगे। अब इस घटनाक्रम का विश्लेषण करने में जो कुछ बहुत शतरंजी चाल का विश्लेषण करने में माहिर अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं, उनका कहना है यह सब एक नूरा कुश्ती है जो पुतिन के आदेशानुसार चल रही है। पुतिन ये चाहते हैं कि जिस तरह प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है, जो कुछ आक्रोश समाजवादी व्यवस्था के प्रति, तानाशाही के प्रति, सख्ती के प्रति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन या मानवाधिकारों की घुटन के कारण है, उसका खामियाजा राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भुगत लें, और उसके बाद जब वो कमजोर पड़ जाएं, अपदस्थ हो जाएं, या ये इनके किसी बैसाखी पर अपनी पद पर बने रहें, तो वो निर्भर होंगे
पुतिन की सलाह मानने के लिए पुतिन का प्रभाव उस देश में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बात को हम नहीं भूल सकते कि कुछ समय पहले पुतिन ने यह प्रस्ताव किया था कि बेलारूस रूस का एक अभिन्न अंग बन जाए, उसका एक प्रदेश बन जाए, और पुतिन स्वयं बड़ी उदारता के साथ इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि वो रूस के साथ साथ बेलारूस के राष्ट्रपति भी हो जाएंगे। जाहिर है कि यह प्रस्ताव बेलारूस के राष्ट्रपति को रास नहीं आया। हाल के दिनों का जो घटनाक्रम है उसको ध्यान में देखते हुए यह सोचना चाहिए कि इस तरह कोई ऐसा प्रेम जनतंत्र के प्रति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति, मानवाधिकारों के प्रति पूर्वी यूरोप के उन देशों में नहीं है जो कभी सोवियत साम्राज्य का हिस्सा थे और आज उससे अलग होने के बाद भी उनके संस्कार में, उनके स्वभाव में जो उनकी राष्ट्रीयता का पुट है, समाजवादी विचारधारा के प्रति उनका एक सांस्कृतिक आकर्षण है, जो उनका अनुभव है, उसको देखते हुए वो बहुत आसानी से पश्चिमी यूरोपीय समुदाय का सदस्य नहीं बन पाते हैं। और एक तरह का जो तानाशाही को समर्थन मिलता है वो उन पुराने समाजवादियों का है, उस पुरानी पीढ़ी के लोगों का है जिनको कोई आपत्ति उस तानाशाह से नहीं जो उनको कम से कम भुखमरी से बचाती है। ये हमने देखा है पोलैंड के हाल के चुनावों में, हंगरी में, बुल्गारिया में इसके दर्शन हमें होते हैं और शायद इसी की पुनरावृत्ति हमें देखने को मिल सकती है बेलारूस में। मगर इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं कि पुतिन ने अपना मुंह मोड़ लिया है प्रशांत रण क्षेत्र से और वो मुखातिब हैं पश्चिमी मोर्चे की तरफ, चाहे वो यूक्रेन वाला मोर्चा हो या चाहे वो पश्चिमोत्तरी अफ्रीका में हो या मध्य पूर्व में हो। पिछले हफ्ते का सबसे सनसनीखेज समाचार मलेशिया से सुनने को मिला। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नाजिब रजाक को एक अदालत ने अरबों डॉलर के घोटाले में दोषी पाया और यदि यह अभियोग ऊपर की किसी अपील की अदालत से खारिज नहीं किया जाता तो वो कई वर्षों के लिए कारावास में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसमें कई पक्ष हैं इस घपले घोटाले के जो हमको हमारा विचारोत्तेजन करते हैं कि नाजिब रजाक एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं और एक पूर्व प्रधानमंत्री के भतीजे हैं और अमनों के बड़े वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती थी। वो बड़े कार्यकुशल और प्रभावशाली आधुनिक मिजाज के माने जाते थे। मगर इस घोटाले ने उन्हें बहुत बुरी तरह से बदनाम किया है। काफी वर्षों से यह आक्षेप उनके ऊपर लगाया गया था और उनके पिता और चाचा के जमाने से अमनो जो था उसका जो सत्ता साझा करने का एक समझौता था चीनियों के साथ, भारतीयों के साथ, मलेशियन चाइनीज एसोसिएशन और मलेशियन इंडियन कांग्रेस के साथ, वो लगभग ध्वस्त हो चुका था तब से जब डॉक्टर महातिर ने 1960 के दशक के अंत में एक चुनौती दी थी भूमिपुत्रों के हितों की रक्षा करते हुए, मलेशिया के इस्लामीकरण की दुहाई देते हुए। और एक तरह से ये जो क्रमशः इस्लामीकरण कट्टरपंथी का मलेशियाई राजनीति का हुआ है और भूमिपुत्रों के विशेषाधिकारों की चर्चा चली है, उसने एक दरार डाल दी है उस एक बहुलतावादी समझौते पर जो टुंको अब्दुल रहमान के ज़माने से, टुन रज़ाक के ज़माने से चला आ रहा था। मगर बात हम आज वर्तमान की कर रहे हैं तो पिछले 2-3 वर्षों में डॉक्टर महातिर ने बहुत एक कड़ी मुहिम छेड़ी थी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ और इन आरोपों के रहते ही नाजिब रज़ाक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और अपने एक शिष्य को कहिए या कठपुतले को कहिए, मोइनुद्दीन को उन्होंने प्रधानमंत्री पद सौंपा था। ये मोइनुद्दीन तब प्रधानमंत्री बने जब महातिर को खुद अस्थायी रूप से जो अंतरिम प्रधानमंत्री थे अपना पद त्याग करना पड़ा क्योंकि उन्होंने जो गठबंधन बनाया था उसने अपना बहुमत गंवा दिया था। और उसका कारण ये था कि 90 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले महातिर साहब बड़े तुनक मिजाज हैं। कभी उनका कोई प्रियपात्र बनता है, कभी वो अनवर इब्राहिम को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, कभी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हैं। तो इस कारण भी थोड़ी अस्थिरता मलेशिया की राजनीति में आई थी। अब मलेशिया अपने आप में न तो बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला राज्य है, न बहुत बड़ा तेल उत्पादक निर्यातक है। हाँ, तेल का निर्यात इतना करता है कि उसकी अपनी समृद्धि बरकरार रहती है। वो रबर और टिन का निर्यात करता रहा है और जब से इनके आधुनिक सब्स्टिट्यूट मिले हैं, विकल्प मिले हैं, तब से उन्होंने और साधन अपनाए हैं। पर्यटन उनके यहाँ बड़ा कमाई का साधन है। मगर हाल के वर्षों में मलेशिया के साथ एक तनावपूर्ण स्थिति भारतीय संबंधों की रही है जिसका एक कारण वहाँ की राजनीति का क्रमशः कट्टरपंथी इस्लामीकरण है और कहीं न कहीं जो सामंती सुल्तान वहाँ शासन करते थे उनका जो प्रभाव है वो बढ़ता गया है जैसे जैसे जनतांत्रिक संस्थानों की कमजोरी बढ़ी है मलेशिया में, कानून शरीयत की तरफ मुड़ा है और मलेशिया के जो अंग्रेजी संविधान के अनुसार कानून था, वहाँ के माध्यम थे और वहाँ की शिक्षा प्रणाली थी, वो सब इससे प्रभावित हुए हैं। अब इस घोटाले का जो एक पक्ष है वो ये है कि जब लगभग 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर
खाते में डाले गए पूर्व प्रधानमंत्री नाजिब के, रजाक साहब के, तो उनका कहना है मुझे पता ही नहीं था कि पैसा मेरे खाते में है। जो मेरे वित्तीय सलाहकार थे, जो मेरे अकाउंटेंट थे, लेखाकार थे, ये सब उनकी जिम्मेदारी है, ये सब उन्होंने इसका लाभ उठाया है और वही अब आज लापता है। मगर इस बात से वो इनकार नहीं करते हैं कि 1 लाख नहीं, 1 अरब अमेरिकी डॉलर उनके खाते में सऊदी अरब के शाही परिवार ने डाले थे, जो एक उपहार के रूप में थे। अब ये इतना बड़ा उपहार हो जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी भी, वो स्वीकार भी करते हैं, मगर इतने बड़े इस उपहार का क्या प्रयोग होना था? वो अपने राजनीतिक दल के लिए करने वाले थे, अपने परिवार के लिए करने वाले थे, अपने निर्वाचनिक क्षेत्र के लिए करने वाले थे। ये सारी बातें आज तक अस्पष्ट हैं। अब यहाँ जो बात चिंताजनक है वो ये है कि मलेशिया एक विचित्र प्रकार का देश है, जिसका जो प्रायद्वीप में उसके राज्य हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, मगर जो उसका बोर्नियो कालिमांतान उत्तरा कहलाता है, उस द्वीप में जो उत्तरी हिस्से में उसके 2 राज्य हैं, साबा और सारावाक, वो दक्षिण चीनी सागर को मुखातिब हैं। और इस कारण जो सामरिक संवेदनशीलता है वो चीन के दक्षिण एशिया में आक्रामक प्रसार के कारण कहीं अधिक बढ़ जाती है। जो तीसरी छोटी सी सल्तनत वहां है वो ब्रुनेई की है, जो इस्लामी सल्तनत है, और वो इस स्थिति में नहीं कि वो चीन के दबाव को झेल सके। मगर मलेशिया चूंकि पश्चिमी देशों का सहयोगी रहा है, सैनिक गठबंधनों का हिस्सेदार रहा है, और आज भी उसकी व्यापारिक व्यवस्था काफी हद तक व्यावसायिक हित जुड़े हैं विकसित ऑस्ट्रेलिया के साथ, आसियान के देशों के साथ, तो ये कहा जा सकता है कि चीन का दबाव वो कैसे झेलेगा। अब एक विचित्र बात जो यहां और देखने को मिल रही है वो ये है कि पिछले 6 दशक से साबा को लेकर कोई विवाद मलेशिया के बीच में और पड़ोसी फिलीपींस के बीच में नहीं था। आज से 6 दशक पहले जब मलेशियाई संघ का गठन हुआ था तब ये बात विवादास्पद थी कि साबा पर किसका अधिकार है। फिलीपींस अपना अधिकार बतलाता था, मलेशिया अपना अधिकार बतलाता था, और वास्तव में जो फिलीपीन का इतिहास है उसका जो दक्षिणी भाग मिंडनाओ समूह है, द्वीप समूह है, वहाँ होलो सुल्तान, जिन्हें जोलो सुल्तान भी कहते हैं, रहा करते थे, जो समुद्री तस्कर थे, और उनका ही बोलबाला इस पूरे क्षेत्र में था। तो ब्रुनेई की सल्तनत भी उनका क्षय होने के बाद ही सामने आई है, और अंग्रेजों ने जो यहाँ सारावाक में व्हाइट राजा गिम्सब्रुक ने अपनी रियासत स्थापित की, वो भी उसी दौर में कर पाया कि ये सारी चीजें अस्थिर थी। बोर्नियो द्वीप के बड़े हिस्से पर, दक्षिणी हिस्से पर इंडोनेशिया का अधिकार है। ये वर्षा वनों से आच्छादित है, यहाँ कोई बड़े नगर नहीं है, मगर यहाँ प्राकृतिक संपदा भरपूर है, और समुद्र तल में जो प्राकृतिक संपदा है वो तेल हो, खनिज हो, उन पर चीन की नजर है। तो इस संदर्भ में सारा इलाका महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी इलाके में सऊदी पैसे के आने से जो चिंता लोगों को होती है उसका एक पक्ष फिलीपींस में उजागर हो रहा है। जो फिलीपींस के सदर हैं दुतर्ते, वो अब तक अमेरिका के साथ थे। उन्होंने एक पंचाट का जो मुकदमा था वो चीन के विरुद्ध जीता भी है कि दक्षिण एशिया में जिन द्वीपों पर वो अपना स्वामित्व बताते हैं वो उन्हीं का अधिकार क्षेत्र है। चीन इस पंचाट के फैसले को अस्वीकार करता है, मगर दुतर्ते ने यह मान दिया है कि चीन के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, चीन बहुत बड़ी शक्ति है, तो वो चाहते हैं कि राजनीतिक संवाद से ही इसका समाधान हो। मगर ये सोच पाना कठिन है कि ये जो विवाद है, जिसका सामरिक पक्ष है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष है, उसमें किस तरह से कोई बीच का रास्ता फिलीपींस के पक्ष में निकाला जा सकता है। अब जहां तक फिलीपींस का प्रश्न है, दुतर्ते खुद एक तानाशाह हैं, तुनक मिजाज हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन करते रहे हैं, मादक द्रव्यों की तस्करी करने वालों का आरोप जिन पर लगाया था उनकी निर्मम हत्या खुदाई खिदमतगार वहां के सड़कों पर करते रहे हैं। प्रदर्शन चीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर फिलीपींस की राजधानी में देखने को मिले हैं, जो आज तक हाथ से नहीं गए हैं। चीन के प्रति एक बड़ा आक्रोश फिलीपींस के जो मलय वंशज हैं उनके बीच में है। फिलीपींस की अधिकांश जनता मलयों की वंशज है, भाषा उनकी थोड़ी फर्क है, टागालोग भाषा मलयू से, मगर कहीं ना कहीं एक तरह का साम्य उनका उस मलय संसार से है जिसका उत्तराधिकारी सांस्कृतिक रूप से वो अपने को मानते हैं। एक मुश्किल और है कि फिलीपींस अमेरिका के इतना निकट रहा है, अमेरिका का सैनिक संगठनों का हिस्सा रहा है, उसे कुछ लोग मजाक में कहा करते थे अमेरिका का 51वां राज्य है, वो हॉलीवुड और रोमन कैथोलिक चर्च की संतान है, मिश्रित संकर संतान है, आदि आदि। मगर यहीं हमने चर्चा किया तो एक और तो फिलीपींस अपना दावा साबा पर प्रमाणित करने के लिए कहता है कि जो होलो के मध्ययुगीन मुसलमान सुल्तान थे उनकी रियासत का ही हिस्सा था, मगर उसको सबसे बड़ी चिंता मिंडनाओ द्वीप समूह में उस कट्टरपंथी अबू सयाफ जैसे इस्लामी आतंकवादियों से है जिनका भरण पोषण सऊदी पेट्रो डॉलर से होता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई
सऊद से जो निर्यात हुआ है कट्टरपंथी इस्लाम का, जिसने विश्व बेल फैलाई है आतंकवाद की, वो दक्षिण एशिया तक पहुंच चुकी है। बाली में बम विस्फोट हुए हैं, इंडोनेशिया इससे अछूता नहीं बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से मध्य पूर्व की राजनीति प्रभावित करती है दक्षिण पूर्व एशिया की, खासकर आसियान देशों की, मलेशिया की और दक्षिण चीनी सागर से जुड़े देशों की। तो ये देखने लायक होगा कि अमेरिका कैसे इसको संतुलित करने का प्रयास करता है, आसियान देश कितनी देर तक इस रस्साकशी में तटस्थ बचे रह सकते हैं, और मलेशिया की राजनीति किस प्रकार इस घटनाक्रम को प्रभावित करेगी। दक्षिण एशिया में पिछला सप्ताह थोड़ा निराशाजनक रहा। यह आशा की जा रही थी कि भारत और चीन के बीच जो तनाव हैं वो घटेंगे और दोनों पक्ष, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं डिसएंगेजमेंट, डिस्केलेशन, उसकी गति को थोड़ा तेज करेंगे। हाँ, ये तो हुआ कि चीन जहां भारत की सीमा का अतिक्रमण कर घुस आया था, वो वहां से थोड़ा पीछे हटा है, मगर इस शर्त पर कि भारत भी अपनी ही सीमा में थोड़ा पीछे हटेगा। और कहीं ना कहीं संवाद जारी है उच्च स्तरीय सेना नायकों के बीच में, राजनयिकों के बीच में। हालांकि अतीत में अनुभव यह रहा है कि इसका कोई लाभ जमीनी स्तर पर हमें नहीं हुआ है। जो पिछले जून की दुर्घटना थी वो इसी का नतीजा थी। और दूसरी स्तर पर जो मुठभेड़ की मुद्रा भले ही दोनों पक्षों की न हो, मगर बड़े पैमाने पर हवाई जहाज़ों का, लड़ाकू जहाज़ों का, टैंकों का, बख्तरबंद गाड़ियों का बड़ा जखीरा वहाँ खड़ा किया जा रहा है दोनों ही पक्षों की ओर से। और एक तरह से धौंस धमकी का माहौल आज भी जारी है लद्दाख वाले क्षेत्र में। चीन ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि वह पांगोंग झील से पीछे हटने को राजी नहीं है, और न ही जिस क्षेत्र को वो अपना समझता है वहाँ एक सीमा से अधिक पीछे हटने को तैयार है। जो अस्थाई निर्माण वो कहता था वो उसने भले ही अभी शायद तोड़े हों, या मगर कितनी आसानी से उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, ये सोचने का विषय है। और यही एक पक्ष है कि हम जब तक उलझे रहे हैं चीन के साथ मुठभेड़ में, लद्दाख में, हमारा ध्यान हट गया है अपने पड़ोस के उन देशों से जहां चीन पैर पसार रहा है। इनमें सबसे पहला उदाहरण बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की नेता शेख हसीना भारत की गाढ़े व्यक्ति की मित्र समझी जाती रही हैं, मगर हाल के दिनों में 4 बार उन्होंने, जो भारत का उच्चायुक्त वहां नियुक्त थी महिला, उनको एक तरह से निराश किया। उन्होंने बार बार मिलने की मांग की, उनको मिलने का समय नहीं दिया गया, जबकि ये बात सर्वविदित थी कि वो अपना कार्यकाल पूरा कर वहां से भारत लौट रही हैं। भारत का विदेश मंत्रालय यह भी घोषणा कर चुका है कि यह महिला भारत में पूर्व की सचिव होंगी, अर्थात आने वाले वर्षों में भी कुछ समय के लिए बांग्लादेश उन्हीं का कार्यभार क्षेत्र रहेगा और बांग्लादेश के साथ संबंधों की देखभाल यही महिला करेंगी। तो इस समय शिखर की नेता का उनके साथ संवाद टूटना चिंता का विषय कहा जा सकता है। और इसी बीच कुछ और घटनाएं हुई कि भारत ने जो बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए सहायता दी थी, उसका औपचारिक धन्यवाद भी भारत को देने की जरूरत बांग्लादेश की सरकार ने नहीं समझी। ऐसा जान पड़ता है कि नागरिकता संशोधन कानून के कारण और जो राष्ट्रीय नागरिकों का पंजीकरण वाला अभियान था, जिसमें कुछ भड़काऊ बयान, कुछ दुखद बयान भारत के वरिष्ठ मंत्रियों ने दिए थे, उनके कारण जो मनमुटाव पैदा हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसे ठीक होने में काफी समय लगेगा अभी। और इस बीच बांग्लादेश के नेताओं ने वहां जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, बढ़ चढ़कर प्रशंसा की है चीन की, जो कई अरब डॉलर का निवेश कर वहां आधारभूत ढांचे का विकास करने वाला है, उनकी आर्थिक मंदी को दूर करने वाला प्रयास करने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का घटनाक्रम नेपाल में है कि भारत के साथ तनाव बढ़ाकर इस मित्र राष्ट्र के चीन ने अपने पैर वहां पसारे हैं, वैसे ही वो बांग्लादेश में कर रहा है। जहां हमारा ध्यान अटका रहा है चीन की गतिविधियों में, लद्दाख में और उत्तरी हिमालयी सरहद में, हम लगभग अनदेखा करते रहे हैं नेपाल में वह क्या कर रहा है। नेपाल में जो स्थिति थी अनिश्चय की, वो आज भी बरकरार है। प्रचंड और ओली के बीच की रस्साकशी जारी है। जो स्थायी समिति की बैठक होनी थी मार्क्सवादी पार्टी की, वो 1, 2, 3 नहीं 9 बार स्थगित की गई। और इस बार जब 9वीं बार वो आखिरी क्षण में स्थगित की गई तो प्रचंड का धैर्य चुक गया और उन्होंने प्रधानमंत्री निवास बलवाटर में ये सभा संपन्न की अपनी अध्यक्षता में। अब पिछले दिनों में अटकल ये लगाई जा रही थी कि एक समझौता हो चुका है साझेदारी के बारे में सत्ता के प्रचंड और ओली के बीच में, जिसमें प्रचंड के पक्ष में लगभग 30 सदस्य हैं। इसी कारण ओली इस स्थायी समिति की बैठक नहीं बुला रहे हैं, नहीं होने दे रहे हैं। कोई चाह रहे हैं कि चीनी राजदूत के हस्तक्षेप से उनके पक्ष में
प्रचंड बैठ जाएं, मगर अंततः जब ये मीटिंग हुई तो इसमें प्रचंड के पक्ष में खुलकर आने वालों की संख्या अनुमानित 30 से कहीं कम 24-25 के आसपास थी। तो लगता है कि ये रस्साकशी अभी चलने वाली है और जब तक ये अनिश्चय की स्थिति नेपाल में चलती रहेगी तब तक भारत के सामरिक हित वहां सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि नेपाल में हर पार्टी या हर नेता कोशिश ये करेगा कि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, अपने ऊपर बाहर के दूसरे प्रभावों को नजरअंदाज करने के लिए भारत की ओर उंगली उठाए और कहे कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ भारत है। अब एक जगह ये सीमा विवाद है जो गैर जरूरी सीमा विवाद हमारी नज़र में नेपाल और भारत के बीच में कालापानी, लिपियाधुरा, लिपुलेख में था, उसका एक दूसरा आयाम उद्घाटित होने लगा है। चंपावत जिले में जो पिथौरागढ़ से सटा हुआ है, टनकपुर में जो इलाका नो मैन्स लैंड, जो किसी की जमीन नहीं कहलाता है, जो एक तरह से मध्यवर्ती इलाका होता है जिसमें कोई सैनिकरण नहीं करता, कोई घेराबंदी नहीं करता, एक तरह का बफर वो रहता है बीच में, उसमें नेपाल के गांव वालों ने आकर पहले लकड़ी के खंबे गाड़े, फिर कंक्रीट के खंबे बनाए, फिर उनमें कटीली तार की घेराबंदी और बाड़ की है। अब ये एक ऐसा भड़काने वाला कार्यक्रम है जिसमें अब तक जो भारतीय सशस्त्र सेना के बल वहाँ हैं, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी वहाँ हैं या वहाँ के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने उनका प्रतिकार सिर्फ अपना प्रतिवाद दर्ज करा कर किया है, मगर नेपालियों ने कहा ये भूमि उनकी है, इसमें कोई भी किसी तरह का निर्माण कार्य भारत को नहीं करना चाहिए। मगर मुझे लगता है कि जिस तरह का उन्होंने काम टनकपुर इस इलाके में किया है, अगर यदि उसकी अनदेखी भारत निरंतर करता रहता है तो एक तरह का अतिक्रमण चीन के भड़काने के कारण ही शायद हो रहा हो, मगर वो भारत के सामरिक संवेदनशील हितों को नुकसान ही पहुंचाने वाला हो सकता है। और ये रस्साकशी नेपाल में चलती रहे प्रचंड और ओली के बीच में, ये नेपालियों का आंतरिक राजनीति का विषय है। वो गणराज्य रहें, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य रहें, वो जनतंत्र रहें, संवैधानिक राजतंत्र रहें या निरंकुश राजतंत्र रहें, ये उनकी अपनी इच्छा और अपना फैसला है। मगर भारत की चिंता का विषय ये है कि किसी बाहरी दूसरे या तीसरे देश के भड़काने उकसाने पर सदियों से जो संबंध, और मैं यहाँ उस रोटी बेटी के संबंध की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको चीन कहते हैं, चीन के बहकावे में आकर आज नेपाली कहते हैं, ये एक रोमांटिक अतीत की यादें हैं, पौराणिक यादें हैं जिनका आज के संप्रभु राष्ट्रों के राष्ट्रहित से कोई लेना देना नहीं है। मगर यदि हम संप्रभु राष्ट्रों के राष्ट्रहित की बात करें तो ये जरूरी नहीं कि हर वक्त छोटे राज्य की संवेदनशील भावनाओं का ध्यान रखते हुए बड़ा राज्य अपने सामरिक हितों की बलि ही देता रहे, क्योंकि जब ये सामरिक हितों की बलि दे रहा है तो वो नेपाल के हितों का संवर्धन नहीं कर रहा है बल्कि चीन के हितों का संवर्धन कर रहा है इस क्षेत्र में, जो चिंताजनक विषय है। इसी तरह चीन का प्रयास यह है कि वह भूटान पर अपना दबाव बढ़ा रहा है। उसने भूटान में थोड़े से टुकड़े पर ही सही फिर से अपना अधिकार जताया है और एक विवाद को जन्म दिया है। अब इसके दो पहलू हैं, या तो भूटान उलझा रहेगा इसमें संवाद के जरिए चीन से इसके समाधान में, या वो भारत से इसमें मदद चाहेगा और भारत को एक बार फिर चीन के साथ मुठभेड़ के तेवर अपनाने पड़ेंगे जैसा डोकलाम में हुआ था। चीन और बांग्लादेश हो या नेपाल हो, पाकिस्तान का तो वो दुरुपयोग करता रहा है एक कठपुतले के रूप में। हमें पिछले हफ्ते भी ये समाचार सुनने को मिले हैं कि कैसे जो गलियारा चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा है वो विकसित होगा, एक बेल्ट एक रोड वाला जो उनका अभियान है वो जारी रहेगा। और पाकिस्तानी नेता के साथ साथ उन्होंने ईरान के साथ एक लंबा समझौता किया है और ऐसा जान पड़ता है कि भारत की घेराबंदी की जो योजना वो वर्षों से तैयार कर रहे थे वो उसमें लगभग कामयाब हो रहे हैं। भारत इसका प्रतिकार कैसे करेगा ये उसके लिए सोचने का विषय होगा। पिछले हफ्ते भर संसार का ध्यान आकर्षित हुआ उन राजनयिक गतिविधियों की ओर जो केंद्रित हैं अफगानिस्तान के उस घटनाक्रम पे जो अमेरिकियों के वहां से घर वापस लौटने के बाद संभावित है। अमेरिकनों का एक करार हुआ था तालिबान के साथ, जिसमें शुरू में काफ़ी प्रसव वेदना देखने को मिली। तालिबान इस बात के लिए राज़ी नहीं थे कि वो अपने जो वादे उन्होंने अमेरिका के साथ किए थे उन्हें तत्काल पूरा करेंगे। वो चाहते थे अमेरिका अपने सिपाहियों की संख्या और घटाए, पूरी तरह से अफगानिस्तान उनके हाथों छोड़कर, उनके भरोसे छोड़कर बाहर निकल जाए। अमेरिका का हट ये था कि जो काबुल की सरकार है उसको इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता है। मगर अब जाकर ये सारी समस्याएं दूर हो सकी हैं और कम से कम फिलहाल तालिबान इसके लिए राजी नजर आते हैं कि काबुल की सरकार के साथ हाल फिलहाल वो समझौता करें और साझेदारी सत्ता की करें। आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखने लायक होगा। जहां तक चीन का प्रश्न है,
चीन को आशंका शुरू से ये रही है कि तालिबान चूंकि अमेरिकनों की पैदा की हुई जहरीली पौध है और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तान सरकार की मदद से तालिबान की फौज खड़ी की थी सोवियत संघ की सेनाओं को परास्त करने के लिए, अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए। तो एक ने एक तरह से उनके संवाद के सूत्र, उनके संपर्क के सूत्र तालिबान बर्बर नेताओं से, क्रूर नेताओं से, जो युद्धापराधी हों, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले हों, तस्कर हों, उनके साथ हैं। और अमेरिका अपनी परिभाषा में यह अंतर करता रहता है कि अच्छे तालिबान हैं, बुरे तालिबान हैं, हम अच्छे तालिबानों की मदद से बुरे तालिबानों का उन्मूलन कर लेंगे। चीन के मन में एक समय तक ये आशा थी कि यदि अमेरिका तालिबान के जरिए अफगानिस्तान को काबू में रखता है तो कम से कम कट्टरपंथी इस्लाम का जो खतरा आतंकवाद का उसे सिंकियांग प्रांत में है, उइगर मुसलमानों से है, उस पर एक कहीं ना कहीं तक अंकुश लगाया जा सकेगा। और पाकिस्तान तो उसके प्रभाव में है ही। किंतु जो बात अब हाल के दिनों में भड़काने वाली नजर आई है वो ये है कि खालिदी निजाद नाम के जो अमेरिकी सहायता आर्थिक और तकनीकी देने वाली संस्था के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं कि अफगानिस्तान में उन्होंने दौरा भी किया, वो नेताओं से मिले और ये कहा कि हम बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, युद्ध के बाद पुनर्वास की व्यवस्था के लिए अरबों डॉलर का ऐसा अनुदान देने को तैयार हैं, सहायता और बहुत रियायती ऋण के रूप में, जो इस देश को पुनर्निर्माण में तो मदद करेगा ही, उसको उस शिकंजे में उधार के फंसने से बचाएगा जो कुछ और देशों से मदद उसको उस ओर धकेल सकती है। इशारा साफ था, चीन का नाम उन्होंने नहीं लिया था, मगर उन्होंने जो डेट ट्रैप अंग्रेजी में कहते हैं, उधार का असह्य बोझ जो किसी देश की संप्रभुता को समाप्त कर देता है, उसकी ओर इशारा था। बार बार चीन की आलोचना इस तरह के ऋण अनुदान सहायता के कारण होती रही है, जहां जिसके खिलाफ शिकायतें मलेशिया से लेकर पाकिस्तान, श्रीलंका सभी जगह सुनने को मिलती रही हैं। एक रोचक पक्ष और था, वो रोचक पक्ष ये था कि उन्होंने इसके साथ ही एक नया चर्चा शुरू किया तापी का। तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। कभी इसका जिक्र होता था परियोजना का उस गैस पाइपलाइन के सिलसिले में जो गैस को तुर्कमेनिस्तान से भारत तक लाने वाली थी, जिसको खारिज कर दिया था मनमोहन सिंह जी ने जब परमाणुविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के बारे में उनका करार अमेरिका के साथ हुआ था। उन्होंने एकदम कलाबाजी खाकर इसको खारिज कर दिया था, इस परियोजना को। जहां तक चीन का प्रश्न है, आज उसको ये सुनना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक बड़ी सीमा तक निर्भर है अपनी गैस की आपूर्ति के लिए तुर्कमेनिस्तान पे। उसकी जो आयात जिस गैस का वो करती है तुर्कमेनिस्तान से, वो उसकी कुल जरूरतों का लगभग 29-30% हिस्सा है। वो कतई नहीं चाहता कि इस वक्त तुर्कमेनिस्तान को प्रभावित करने वाला कोई बाहरी देश भी आए, उसके सामने कोई दूसरा विकल्प हो। और ये जो परियोजना है, पता नहीं किस सुदूर भविष्य में कब भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरेंगे। ये रेल परियोजना संपर्क सूत्र स्थापित करेगी काबुल कंधार से भारत तक, ये एक और है। और खालिदी निजाद ही नहीं, पाकिस्तान में चीन ने कई अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है वहां की जिरजर रेल प्रणाली को पुनर्जीवन देने के लिए। मगर इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक के माध्यम से अमेरिका भी इस पेशकश में लगा है कि कराची से पेशावर, पेशावर से खैबर दर्रा, खैबर दर्रे से तुर्खम तक एक ऐसा मोटर राजमार्ग वो बनाए जो चीन द्वारा बनाए जा रहे आधारभूत ढांचे के समानांतर अफगानिस्तान वालों को एक विकल्प दे रहा हो। अब जिस तरह की हिंसा का सामना अफगानिस्तान में वहां की आवाम को करना पड़ता रहा है पिछले दिनों में, ये कहना बड़ा कठिन है कि इस आधारभूत ढांचे में सुधार का कोई लाभ अफगानिस्तान को वास्तव में हो पाएगा या नहीं, या आर्थिक विकास में किस हद तक ये मददगार होगा। मगर जो बात स्पष्ट नजर आ रही है कि भारत के लिए अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो सीमा थी वो लगभग सिकुड़ती चली जा रही है। और शायद ये अपने आप में बुरी चीज नहीं है, क्योंकि भारत को धार पर चढ़ाने का जो प्रोत्साहन का, भड़काने का, उकसाने का काम था, वो अमेरिकी कर रहे थे कि यदि दक्षिण एशिया में आपको अपनी उदीयमान महाशक्ति के रूप में अपने को प्रमाणित करना है तो आपको अफगानिस्तान में पूंजी निवेश करना पड़ेगा, वहां सैनिक उपस्थिति रखनी पड़ेगी, और हमारे वहां से वापस जाने के बाद आप दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्ति होने का दावा तभी कर सकते हैं। मगर इसका अर्थ ये था कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी सद्भावना थी, वो सद्भावना तो खैर शेष वैसे ही बहुत कम बची है, मगर वो और भी नष्ट हो जाती। पाकिस्तान को लगता कि हम अमेरिकी शाह पर उनको दो तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब कम से कम ये है कि
अगर भारत अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश नहीं करता है, अपने सैनिकों की तैनाती नहीं करता है, तो कम से कम वहाँ जोखिम भी हमारे लिए घट जाता है। और अब तक भारत सरकार ने अपने सारे राजनयिक जो विकल्प थे वो वर्तमान काबुल की सरकार के साथ रखे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने राष्ट्र हित के संदर्भ में दूरदृष्टि से सोचकर यहाँ अपनी रणनीति का संचालन करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है कि बड़ा नाजुक संतुलन बचाए रख सके अपने सहयोगी, समर्थक, रक्षक अमेरिका और वर्तमान साझीदार चीन के साथ। आज इन दोनों के बीच में जब तक चीन और अमेरिका के संबंध सामान्य थे, ये संतुलन बनाए रखना आसान था। मगर आज जब अमेरिका ने वाणिज्य युद्ध की घोषणा कर दी है चीन के खिलाफ और दक्षिण चीनी सागर में उसके प्रसार को रोकने के लिए प्रयत्नशील है, तो इस भूमिबद्ध इलाके में दक्षिण एशिया के ये प्रतिद्वंदिता आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए भी जोखिम पैदा कर सकती है। पिछले सप्ताह की सबसे दिलचस्प खबर अमेरिका के व्यापार जगत के साथ जुड़ी थी। वहां की संसद में एक बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू हुई और ये वहां की संसद जो कांग्रेस है इस तरह की सुनवाइयां करती रहती है और उसकी एक समिति जांच कर रही थी अमेरिका की 4 बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनियों के विरुद्ध, जिनमें अमेजॉन शामिल है, जिसमें गूगल शामिल है, जिसमें एप्पल शामिल है और जिसमें फेसबुक शामिल है, जिसमें जेफ बेजोस मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, मार्क जकरबर्ग हैं, सुंदर पिचई हैं और टिम कुक है। इन चारों को एक साथ बुलाया गया, इनको शपथ दिलवाई गई और भले ही कंप्यूटर के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ, मगर मामले की गंभीरता काफी गंभीर शुरू से बनी रही और एक आक्रामक रुख सांसदों ने इन जो प्रमुख हैं इन कंपनियों के उनके विरुद्ध रखा। उनका कहना था कि क्यों नहीं आपको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाए, आप एकाधिकारी हो गए हैं, आप अपने प्रतिद्वंदियों प्रतिस्पर्धियों को समतल मैदान प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं देते हैं, या तो आप उन्हें खरीद लेते हैं या आप उन्हें नष्ट कर देते हैं और आप अपने लिए जो कोई प्रोग्राम बनाता है उसको बहुत रियायती दामों में करते हैं। आप लगभग हमको उन लुटेरे धन कुबेरों की याद दिला रहे हैं जो इस 20वीं सदी के शुरू में सक्रिय थे। रॉकफेलर को याद किया जाता है ऐसे लुटेरे धन कुबेरों के रूप में जिन्होंने अपना एक आधिपत्य स्थापित कर लिया था तेल उद्योग में, और उनका मुकाबला कोई दूसरी कंपनी न धन के आकार में कर सकती थी, न कोई प्रतिद्वंदी उनसे टक्कर ले सकता था। तो उस कंपनी को तोड़ा गया था छोटी छोटी इकाइयों में। और इसी तरह जो एंटी ट्रस्ट कानून अमेरिका का है, उसने टेलीफोन कंपनी बेल को, जो ग्रेट बेल कहलाती थी, कई छोटी छोटी बच्ची कंपनियों में बांटा था जिन्हें बेबी बेल कहा जाता था। तो अमेरिकी संसद इस मामले में काफी सतर्क है और एक सांसद ने काफी उग्र स्वर में ये कहा कि हमारे जो पुरखे थे, जो इस राष्ट्र के जनक थे, उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया था किसी बादशाह के सामने। उनका इशारा था ब्रिटेन के शहंशाह की तरफ और उनका कहना था हमारा कोई इरादा आज व्यापार जगत के राजकुमारों के सामने अपना सर झुकाने का नहीं है। लगभग बचाव की मुद्रा में एक टिम कुक को छोड़कर लगभग सभी और जेफ बेजो, सुंदर पिचाई और मार्क जकरबर्ग लगे। निशाने पर सबसे ज्यादा मार्क जकरबर्ग रहे, क्योंकि उनकी कंपनी फेसबुक पर यह आरोप लगातार लगता रहा है कि वो राजनीतिक रूप से पक्षधर हैं, वो खुला समर्थन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का, एक तरह से दक्षिणपंथी अमेरिकियों का, और कहीं ना कहीं प्रकारांतर से वो समर्थन करते हैं श्वेत लोगों की सर्वोच्चता का भी। अब मार्क जकरबर्ग का तर्क यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अमेरिकी जीवन यापन शैली का और संविधान का अभिन्न अंग है, तो इसलिए उन्हें पूरा अधिकार है एक संपादक के रूप में कि वो उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर अपने मंच पर हर विचार को प्रकट होने का मौका दें। मगर उनको अपने ही दफ्तर में काम करने वालों से विरोध का सामना करना पड़ा है जब उन्होंने कहा कि द बक स्टॉप्स विद मी, आखिरी निर्णय तो मेरा अपना होता है संपादक के रूप में। तो शुरू में तो उन्होंने ये हट किया कि वो बदलेंगे नहीं, मगर धीरे धीरे उन्हें कुछ रियायत करनी पड़ी है और उनका रुख थोड़ा नरम हुआ है। अभी हाल में ब्राजील में उनको विवश होना पड़ा है कि एक अदालती फैसले के बाद कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो के जो समर्थक हैं उनके कई अकाउंट वहां बंद करने पड़े, क्योंकि वो छद्म खबरों का प्रचार कर रहे थे। और भले ही मार्क जकरबर्ग ने ये रुकावट उनके खातों को बंद करने की थोड़ी प्रतिरोध के साथ की, उनका कहना था कि ब्राजील की अदालत को कोई अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने का नहीं है, मगर अदालत ने उन पर कई लाख डॉलर का जुर्माना भी ठोक दिया। मार्क जकरबर्ग
जकरबर्ग का ये भी कहना था कि ब्राजील की संप्रभु सरकार अपनी सीमा के भीतर जो चाहे करे न करे, वो सीमा के बाहर कोई प्रतिबंध फेसबुक पर नहीं लगा सकती है। मगर जहां तक ये प्रश्न है, आज टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये तर्क कुतर्क हर जगह दिया जा सकता है कि संप्रभु राज्य की सीमाओं का कार्याधिकार क्षेत्र कहां तक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाएं कहां हैं, और ये जो कंपनियां हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी संप्रभु राज्य में पंजीकृत हैं, काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं उस देश के हितों के साथ इनके हित जुड़े रहते हैं। अब इसी प्रकार जेफ बोजोल का भी तर्क यही था, पिचे साहब का तर्क भी यही था कि वो अमेरिकी जो बाजार की व्यवस्था है उसके तहत ही काम कर रहे हैं, वो कड़ी मेहनत से काम करते हैं, वो अपने प्रतिद्वंदियों के साथ कड़ा मुकाबला करते हैं, डटकर मुनाफा कमाते हैं और रोजगार पैदा करते हैं। तो इसको उनके विरुद्ध नहीं तर्क के रूप में रखना चाहिए। एक कुछ इस दलील के पक्ष में तर्क ये भी था कि सुंदर पिचाई भारत से आने वाले अप्रवासी थे। जेफ बेजोस जैसे लोगों ने अपने जीवन काल में ही संपत्ति का अर्जन किया था, स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़कर अरबों खरबों डॉलर का साम्राज्य बनाने वाले बिल गेट्स इसी का उदाहरण है। टिम कुक खुद ही एक पेशेवर कार्यकर्ता हैं जो अपनी मेहनत के बूते पर यहाँ तक पहुंचे हैं। मगर कुल मिलाकर जो बात है, जो चिंता का विषय अमेरिकी सांसदों के लिए था, वो लगभग सबके लिए है कि आज ये कंपनियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि इन्होंने इस दुर्दिन में, कोरोना वैश्विक महामारी के काल में भी अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया है। और इन चारों कंपनियों में से किसी का मासिक जो लाभ था, ये कहिए कि 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर से कम प्रति मास कभी भी नहीं रहा था। तो ये इन्होंने फायदा उठाया इस दौरान भी, और कुल मिलाकर कई अरब डॉलर का फायदा उठाने की आशा अपेक्षा इनकी है इस बुरे वर्ष में भी। तो अमेरिकी सांसद का कहना है कहीं ऐसा ना हो कि इनकी शक्ति आज इतनी बढ़ गई हो कि आने वाले दिनों में इन पर अंकुश लगाना बड़ा कठिन हो जाए। तो ये शायद स्थिति आज भी आ चुकी है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनावों का अमेरिका में, उसके बाद शायद इन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। मगर क्या तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी होगी? क्या तब तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनावों को प्रभावित करने में भूमिका नहीं अदा कर चुके होंगे? क्या तब तक किसी और दूसरे राज्य के साथ वहां की राजनीति में हस्तक्षेप के कारण अमेरिकी राजनीति के लिए कोई जटिल चुनौती इन्होंने पैदा नहीं कर दी होगी? ये बात अपने आप में बेहद विचारणीय है। समय आ गया है अपनी नजर घुमाने का अफ्रीका की ओर। और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प घटनाएं पिछले हफ्ते घटी, जिनमें सबसे रोचक बात थी दक्षिण अफ्रीका का वर्ल्ड बैंक से ऋण लेना। और वो IMF से आज तक कोई भी उधार लेने से कतराती रही थी, क्योंकि उनकी गणना एक विकसित देश के रूप में होती है, एक समृद्ध देश के रूप में होती है, एक औद्योगिकृत ऊंची कमाई वाले देश के रूप में होती है। तो वो ये चाहते नहीं थे कि उनकी संप्रभुता पर कोई भी आंच आए। मगर आज जब कोरोना वैश्विक महामारी का संकट उनके ऊपर टूट पड़ा, और इसके पहले जो पूर्ववर्ती कुछ राष्ट्रपति वहां थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के दैत्याकार आरोप लगे थे, जिनमें राष्ट्रपति जुमा थे, तो वर्तमान सरकार भले ही अब तक इस तरह के आक्षेपों से मुक्त है, पर जिस तरह खजाने को खाली छोड़कर, जिस तरह के भ्रष्टाचार की विरासत वो राजनीतिक पार्टी में छोड़कर, सत्तारूढ़ पार्टी में छोड़कर गए हैं, उसको समाप्त करते काफी समय लगने वाला है। तो चाहे रियायती सूद की दरों पर ही दक्षिण अफ्रीका को ऋण लेना पड़ा है। ये लगभग 4.1 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण है, जिस पर जो सूद दिया जाना है वो बहुत रियायती है, 1.1% प्रतिवर्ष के हिसाब से। मगर कष्ट बड़ा ये है कि ये ऋण लिया गया है विदेशी मुद्रा में। यदि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड का मूल्यन होता है तो ये ऋण कई गुना बढ़ जाएगा। भले इसको चुकाना 2-3 वर्ष बाद ही शुरू होगा, मगर जब शुरू होगा तब ये असह्य कष्ट, एक कमर तोड़ बोझ उनके लिए बन सकता है। एक बात और ध्यान में रखने की है कि आज जो इस देश का ऋण है उसका लगभग 30% कब्जे में है उन विदेशी निवेशकों के जो इस देश में सक्रिय हैं। तो यदि वो चाहें अपने पैसे की उगाही, तो तब भी अर्थव्यवस्था पर दक्षिण अफ्रीका की बहुत बोझ पड़ सकता है। और देखने लायक ये भी होगा कि इस बार भले ही IMF ने कोई धागे, इस तरह के जिन्हें स्ट्रिंग्स ऑफ असिस्टेंस कहते हैं, इसके शर्तें इसके ऊपर नहीं लगाई हैं इस ऋण के साथ। दक्षिण अफ्रीका की सरकार जैसे चाहे इस ऋण को हासिल करने के बाद खर्च कर सकती है, मगर उससे उम्मीद ही की जाती है कि वो उसको खर्च करेगी कोरोना महामारी के संकट से जूझने में
और इसका जो खर्च का बड़ा हिस्सा होगा वो स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सुधार में होगा और राहत कार्यों के लिए होगा, और जो अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है उसको शायद फिर से गतिशील बनाने के लिए होगा। मगर अतीत का अनुभव अब तक ये कहता है कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के स्वार्थ हैं वो ऐसा नहीं होने देते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री हैं वो बड़े किफायतसार हैं और राष्ट्रपति कहते हैं मेरा पूरा समर्थन उनको प्राप्त है, मगर वास्तव में जब पार्टी के बड़े नेताओं का दबाव पड़ता है या प्रादेशिक दबाव पड़ते हैं तो सरकारी खजाने में सरकारी बजट का निर्धारण किस तरह होता है, व्यय किस तरफ होता है, ये तय करना बड़ा कठिन होता है। तो आने वाले दिनों में ये देखने लायक होगा कि क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है, क्या इस ऋण को वास्तव में जनहितार्थ खर्च किया जाएगा, या ये भी उस बाल्टी में छेद की तरह जो पानी को रीता कर देता है, पता नहीं कहाँ मिला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल पड़ोस में जिम्बाब्वे में भी एक बड़ा रोचक घटनाक्रम देखने को मिला। वहां 3 साल पहले जब मुगाबे को अपदस्थ किया गया था तो यह आशा जगी थी कि एक तुनक मिजाज तानाशाह वहां शासन कर रहा था, उससे छुटकारा देश को मिला है जिसने एक खुशहाल देश को कंगाल बना के छोड़ दिया था और नस्लवाद की धारा को भड़काया था अश्वेतों के खिलाफ। तो उस पर कुछ नियंत्रण या अंकुश लगाया जा सकेगा। उनके उत्तराधिकारी के रूप में एक पुराने सेना नायक जनरल मंगागेल ने पद ग्रहण किया, मगर अब तक जो आशाएं उनसे जगी थी वो धूमिल हो चुकी हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आता है। बड़े पैमाने पर सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। अभी हाल में जब देश जूझ रहा है कोरोना महामारी के संकट से, लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं और मर रहे हैं, अस्पताल खस्ता हाल हैं, लोगों को खाने का संकट हो रहा है शहरों में। कुछ लोग कहते हैं कि हमने भविष्य के लिए जो फसल के लिए बीज रखे थे हम उनको खा के जीवित रह रहे हैं। उस समय ये सरकार लाखों डॉलर कीमत की गाड़ियां खरीद रही है, जगुआर, लैंड रोवर, डिस्कवरी आदि, और सरकार के ऊंचे अधिकारियों को दे रही है, राजनयिकों को दे रही है। तो एक आक्रोश राष्ट्रपति और उनकी पार्टी के खिलाफ भी इस देश में भड़क रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारियों को, यदि वो बाज नहीं आए तो उनके साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी। मगर सख्ती से तो पेश आएगी, मगर जो बिल्कुल ही भुखमरी के कगार तक पहुंच चुके हैं वो उनका धैर्य शायद अब चुक गया है। एक रोचक घटना इस बीच ये हुई कि सरकार ने तो कोई धमकी अमेरिका को नहीं दी, मगर सत्तारूढ़ पार्टी जो है जानू पीएफ, उसके नेता ने कहा कि अमेरिकी राजदूत जो हैं वो ठग हैं और यदि उन्होंने अपने दुष्टतापूर्ण आचरण पर अंकुश नहीं लगाया तो उन्हें देश छोड़ने को बाध्य होना पड़ेगा। उन पर आरोप यह है कि वो राष्ट्रपति के विरोधियों को, सत्तारूढ़ पार्टी के विरोधियों को, आलोचकों को पैसा दे रहे हैं, उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, विदेशी माध्यमों का प्रयोग जिम्बाब्वे को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में फिर एक चिंता का विषय है कि जो हालात जिम्बाब्वे के थे वो सुधरने के बजाय कुछ और बदतर ही हो सकते हैं। अफ्रीका का तीसरा देश जो पिछले सप्ताह चर्चित रहा वह था मोजाम्बिक। कभी यह देश सुर्खियों में रहा करता था इस कारण कि वहां की जनता को साम्राज्यवादी हमले से बचाने के लिए, वहां की समाजवादी सरकार को अस्थिर करने वाले षड्यंत्रों से बचाने के लिए क्यूबा के सैनिक वहां पहुंचा करते थे। यहाँ की सरकार समाजवादी रुझान की थी, सोवियत संघ से प्रभावित थी, उनकी संरक्षित थी, बड़े पैमाने पर उसे वहां से सहायता मिलती थी। और आज देखिए, इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि पिछले सप्ताह अमेरिका ने घोषणा की कि वो लगभग 400-450 अरब डॉलर की सहायता कर दे रही है मोजाम्बिक की सरकार को आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए। अब ये जो देश कभी साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा रहता था, साम्राज्यवादी सहायता पर निर्भर नजर आने लगा है। मगर इसका जो असली महत्व है वो यह है कि अमेरिका ने शायद कहीं न कहीं यह तय कर लिया है कि चीन जिस प्रकार बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देकर घुसपैठ कर रही है अफ्रीका के महाद्वीप पर, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर रही है, यहाँ जिन नेताओं को भ्रष्ट कहा जाता है उन्हें खरीद कर अपनी जेब में रख रही है, लगभग उसी तरह की रणनीति अब अमेरिका अपनाता नजर आ रहा है। चीन ने तंजानिया में और अन्यत्र भी कई अरब डॉलर के बड़े बड़े परियोजनाओं का
ऐलान किया है, जहां कहीं संरचनात्मक ढांचे का सुधार होगा, कहीं नगर निर्माण होगा। मगर लोगों का कहना है कि लोगों का अर्थ मतलब पश्चिमी आलोचकों का कहना है कि कुल मिलाकर यह उसी साजिश का हिस्सा है जिसमें चीन अपने जो आर्थिक सहायता जिसे कहता है वो एक तरह का उधार है, जिसके बोझ में दबकर ये छोटी छोटी संप्रभु सरकारें कुछ दिनों में उसकी पराधीन हो जाएंगी, उसके अधीन हो जाएंगी, उस पर निर्भर करेंगी और उनकी संप्रभुता को संकुचित कर अपने सामरिक हितों का साधन चीन अफ्रीका में कर सकेगा। अब अमेरिका हर मोर्चे पर उसका मुकाबला कर रहा है, सामरिक मोर्चे पर दक्षिणी चीन सागर वाले क्षेत्र में, राजनयिक मोर्चे पर दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के पास, और अब अफ्रीका में आर्थिक मदद के बहाने वो भी उसी अस्त्र का उपयोग कर रहा है जिसका उपयोग चीन कर रहा है। तो देखना होगा कि ये प्रतिद्वंदिता दक्षिणी अफ्रीका के इस भूभाग में क्या गुल खिलाती है। दूसरी तरफ अफ्रीका में लीबिया में फिर एक बार जो युद्ध विराम अनौपचारिक ही सही चल रहा था वो संकटग्रस्त लग रहा है। ऐसा लगता है कि फिर से लड़ाई शुरू होने वाली है बागी जनरल हफ्तार और मान्यता प्राप्त त्रिपोली सरकार के बीच में, जहां रूस, तुर्की, मिस्र, इटली सब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो ये विस्फोटक स्थिति जो लीबिया के तेल के नियंत्रण के लिए है, आने वाले दिनों में चिंता का विषय बन सकती है। इस सप्ताह के सर्वेक्षण में इतना ही हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगले सप्ताह हम फिर प्रस्तुत होंगे एक नए सर्वेक्षण के साथ। हमें आशा है कि आप इस सर्वेक्षण को मनोरंजक भी पाते हैं और अपने लिए उपयोगी भी। अपने सुझावों को हमें भेजें, उनका स्वागत रहेगा। अगले सप्ताह मुलाकात तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।